हाथ मत ले लेंगे पोस्टर। हो गया सर, अभी ले होंगे जब कहोगे ओके तो हो गया सर। ये सर हो गया जी आदमी। एक मिनट रुक जा भाई, रुक जा। अरे इस सब का बैठे हैं यार, ये कोई बात हुआ आदमी को लिए ईब तो तू आया है यार, ये क्यों आज करा तो बैठे भाई साहब 20 मिनट हमने तो बहुत बार से ये बताओ सर स्टार्टिंग कर लेंगे, दो शब्द तो सटाएंगे स्टार्टिंग करो जी। मैं करेंगे नहीं। हाँ जी, जो आज पीसी बुलाई गया क्या मुख्य उद्देश्य है बताइए। एक बार दो चार खड़े हो गए तो गाड़ी कम थोड़ी ऊंची आवाज में बोलिए। बोलो जी, बैठ के बोलेंगे। स्टार्टिंग कर लेना, चेक करते हम उल्टा हो गया, सीधा कर लो तो जीरो ले बार देख के हम भी बात करेंगे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है उसके मुख्य उद्देश्य क्या है, मीडिया जो बुलाई गई है बताएंगे। सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हमने प्रतिज्ञा पत्र जारी किया है उसमें जो हमने वादे किए हैं, हम दोनों पति पत्नी मिलकर वे सभी वादे पूरा करेंगे और उन सभी वादों पे पूरा खरा उतरेंगे। सफेदों की सीट महिला सीट है और महिलाएं राज करेंगी। कल मैं एक वीडियो देख रही थी, तो उस वीडियो में एक महिला प्रत्याशी के पति कह रहे थे कि मतलब बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे नारी शक्तिकरण के बारे में कि नारी दुर्गा है ऐसे। तो लेकिन जो खुद मतलब नारी शक्तिकरण की बातें करते हैं वो खुद ही अपनी जो पत्नी को प्रत्याशी बना करके मैदान में जो उतारा है उसको मतलब अपने घर के ही अंदर छुपा रखा है। वो मुझे कहीं भी कल कोई महिला प्रत्याशी मुझे नजर नहीं आई। घोषणा पत्र जो बनाया गया उसमें क्या क्या मुख्य है, अपने शहर की जो समस्याएं हैं उनका निजात दिलाने के लिए अपने प्रतिज्ञा पत्र में मतलब दर्ज किया जी। उसमें मतलब कि शहर को सुंदर बनाने के लिए हर तरीके से मतलब जो भी बेटियों की सुरक्षा है, बेटियों की शिक्षा के बारे में और मतलब जितनी भी गरीब जनता के बारे में जितनी भी जो सुविधाएं सरकार की है वे सारी सुविधाएं पहुंचाने की पूरा प्रयास करेंगे। और जो भी सफेदों की जो भी मतलब आवश्यकता है वो हर आवश्यकता को पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। ऐसे सारी चीजें आपने जो इसमें डाल रखी हैं प्रतिज्ञा पत्र में, क्या लगता है जो 30 पॉइंट है इससे सफेदों बदलेगा? जी बिल्कुल बदलेगा जी। ठीक है। और कोई विशेष जो आप कहना चाहें? जी जो वो मतलब 2010 में जो वार्ड नंबर 13 से जो पार्षद थी वो कभी न तो वार्ड के अंदर कभी गए न कभी नगर पालिका के अंदर गए, तो कभी मतलब और आप प्रत्याशी के रूप में फिर वो आ गए, वो कभी घर से बाहर ही नहीं निकलते, तो क्या सफेदों का क्या खाक विकास करेंगे? इसलिए जी सफेदों की जनता ही देखेंगे, सफेदों की जनता ही बताए कि मतलब उनको कि घर बैठे ही प्रत्याशी को चुनना है कि या घर घर जाकर के वोट मांगती हूँ, घर घर जाकर के लोगों की समस्याएं सुनती हूँ। मैं 1.5 साल से पब्लिक के साथ जुड़ी हुई हूँ, उनकी हर समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करती हूँ। तो मंजू जी, अगर सफेदों की जनता आपको प्रधान बनने का मौका देती है तो विशेषकर महिला जो सफेदों का क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, बहू बेटियां हैं, जो छात्राएं हैं, उनके लिए आप मुख्य रूप से क्या काम करना चाहेंगे आप? जी मैं महिलाओं और अपनी माताओं बहनों बेटियों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखूंगी जी। और मेरा सबसे अहम योगदान बेटियों की शिक्षा के ऊपर रहेगा कि मतलब जितनी जो भी सुविधाएं जैसे ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हैं, शिक्षा की अच्छी से अच्छी तकनीकी सफेदों के अंदर लाई जाए। ठीक है जी। उनके जो प्रतिनिधि हैं जी आप बताएं। थोड़ा ऊंची आवाज में बोल दिए। अरे मैं ठीक जी बोलो जी। अपना जो प्रतिज्ञा पत्र आज जारी किया है उसकी विशेषताएं बताएं, प्रतिज्ञा पत्र में क्या विशेष रखा गया है? सबसे पहले तो आप सबका स्वागत करता हूँ। आज बहुत ही खुशी का दिन कि जब को आपको पता है कि हम दोनों पति और पत्नी दोनों के दोनों
लगभग पिछले 1.5 साल से सफीदों की सेवा में प्रयासरत है। किसी कॉलोनी के अंदर मंजू, किसी वार्ड के अंदर मंजू लोगों की समस्या सुनने का काम कर रही है, तो पिछले 1.5 साल से किसी कॉलोनी के अंदर मैं भी लोगों की समस्या सुनने का काम कर रहा हूँ। घर घर जाकर समस्या इकट्ठा करने का काम किया पिछले 1.5 साल में, और वो कठिनाइयाँ, वो आदतों, वो चीज़ों को जानने की कोशिश की कि सफीदों को किस चीज़ की आवश्यकता है। ये कहने का मतलब ये कि भविष्य के अंदर अगर हमें, मेरी धर्मपत्नी मंजू को सफीदों का सेवादार बनने का मौका मिला, तो हम सफीदों के लिए क्या करेंगे। तो इस विजन को लेकर आज हमने अपना 30 सूत्रीय जो प्रतिज्ञा पत्र जो आज हमने अपना जारी किया है, 30 सूत्रीय प्रतिज्ञा पत्र, इसमें हमने ये मान के चलिए खाली प्रतिज्ञा पत्र नहीं है, हम दोनों पति पत्नी ने बैठकर इस पर पढ़ लिया, यानी कि प्रतिज्ञा की है कि जो 30 वचन हमने सफीदों की जनता को, यानी कि हमारे मालिकों को दिए हैं, आज आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज मैंने इसको प्रतिज्ञा पत्र को जारी करने के लिए आपको यहाँ पर बुलाया था। इन 30 वचनों को लेकर ही हम लोगों के बीच में जाएंगे और यही कोशिश करेंगे कि जैसा आइकन वार्ड नंबर 13 के लोगों ने देखा कि वार्ड नंबर 13 के अंदर जब उन्होंने अपना सेवादार बनाने का काम किया था, तो ये न जाने कितनी अविषमताओं से वार्ड गुजर रहा था। टूटी फूटी सड़कें थी, सीवरेज की बदहाल व्यवस्था थी, नालियां खुली पड़ी थी, नाले खुले पड़े थे, न जाने कितनी समस्याओं का अंबार था वार्ड नंबर 13। लेकिन आज वार्ड नंबर 13 के अंदर ना तो सीवरेज की दिक्कत है, ना पानी पीने की दिक्कत है, सड़कें टूटी हुई है, जितने नालियां थी वो नालियां मुक्त हो चुका है, जो 4-5 खुले नाले थे नाले बंद हो चुके हैं। जितनी भी अनिवार्य समस्याएं थी उनको खत्म करके आज हमने ये प्रतिज्ञा बनाई कि हम जो वार्ड नंबर 13 के अंदर काम करने का काम किया, उनसे मिलती जुलती जो बातें हैं उसको आइकन को लेकर पूरे शहर के अंदर जाना चाहता हूँ। तो इसलिए 30 सूत्रीय प्रतिज्ञा पत्र मैंने जारी किया है। मुख्य क्या रहे? इसमें मुख्य सबसे जो बड़ा जो विषय है वो ये है कि सुरक्षा का जो मामला है, वो सुरक्षा का मामला बहुत गंभीर है सफीदों के लिए। तो मेरा एक बिल्कुल विजन, आइकन विजन जो है, सबसे पहले करने का काम जो मैं करूंगा वो सीसीटीवी कैमरे पूरे सफीदों के हर चौक चौराहे के ऊपर लगाए जाएंगे। लगभग जितनी लागत से कोशिश की जाएगी कि पूरे सफीदों को, चाहे वो आउटर कॉलोनियां हो, चाहे वो इनर कॉलोनियां हो, चाहे वो मेन बाजार हो, यानी कि पूरे सफीदों के समान रूप से जितना बंटवारे के हिसाब से जितना वार्ड जिसके हिस्से में आता है, लगभग सीसीटीवी फुटेज का मामला। दूसरा, बहुत से लोग जो बड़े परेशान हैं कि अपने कागजों को लेकर दर भटकते हैं नगर पालिकाओं के अंदर, राशन कार्ड बनवाने के लिए भटकते हैं फूड सप्लाई दफ्तर के अंदर, पेंशन बनवाने के लिए भटकते हैं पेंशन डिपार्टमेंट के अंदर, यानी कि जो रोजमर्रा सेवाएं हैं लोगों की, जिनके लिए रोज लोगों को आवश्यकता पड़ती है, जैसा कि हेलो गौरव आज मैंने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, ऐसा ही कोई हेल्पलाइन नंबर कोशिश करूंगा कि भगवान ने सेवा का मौका दिया तो हेलो गौरव को कंटिन्यू करेंगे, ताकि इससे क्या होगा कि जो जरूरी सुविधा, यानी कि किसी को जन्म प्रमाण पत्र बनाना है तो एक वॉलंटियर को फोन किया करेगा, जो सुविधाएं सफीदों के लोगों को आवश्यकता है वो घर घर पहुंचाने का काम किया जाएगा, यानी कि होम डिलीवरी सिस्टम शुरू करेंगे। गौरव, जैसा कि कल एक हमने बाइट देखी थी, राकेश जैन है, उनकी पत्नी अरुणा जैन, वो भी संभावित प्रत्याशी हैं प्रधान पद के लिए। उन्होंने एक आरोप लगाया था कि मैंने 30 साल में जो सफीदों का विकास कराया था, जो पिछला प्लान गया है, इस प्लान के जितने भी पार्षद थे या जो भी पार्षद बने थे, उन्होंने 5 साल में शहर का बेड़ा गर्क कर दिया, सरकार सफीदों को बर्बाद करके रख दिया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके ऊपर तो मुझे कहावत याद आती है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो जिस व्यक्ति ने कभी दान किया ही नहीं, तो वो व्यक्ति क्या जाने कि दान का महत्वता क्या होती है। अब 5 साल लोगों ने मुझे सेवा करने का मौका दिया, और 5 साल के अंदर जो मेरा मानदेय था 45 रुपये हर महीना बनता था, लगभग 2,70,000 रुपये, और मैंने लगभग उसको 30,000 रुपये बढ़ा के 3 लाख रुपये दान किया। मेरे पैसे तो नहीं थे, वो तो लोगों की सेवा करने का जो मानदेय मुझे मिला था, वो मैंने लोगों के कहने पर आधा गौशाला में, आधा शिव में दान किया। अब अगर उनको लगता है कि ये मैंने पाप किया है, वो कह रहे हैं पाप करते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर उन्हें लगता है कि संस्थाओं के अंदर दान देना पैसा अगर पाप है, तो मैं सफीदों की लोगों की सेवा भी करूंगा और ये पाप मैं बार बार करता रहूंगा। आपने कहा कि सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त कर दी गई है, लेकिन राकेश जैन ने सीधा आरोप लगा दिया शहर की जो सीवरेज व्यवस्था है उसका बिल्कुल बहुत ही बुरा हाल है अभी भी। देखिए, मैं तो यूं कह रहा हूँ कि वो पाप का जिक्र करते हैं, मैं तो उनके किए हुए 25 सालों में जिन्होंने पाप किए, पाप क्या किए कि वोट लिए और वोट बटोर कर और खिसक लिए, ये उनकी रणनीति रही है, कभी जनता के बीच में रहना नहीं। तो उनकी जानकारी में डाल दूं कि पिछले 5 साल के अंदर, क्योंकि मैं वार्ड का पार्षद था, उन बेवकूफों को कोई कैसे बताए, उन नासमझ लोगों को कोई कैसे बताए कि भाई मैं वार्ड नंबर 13 का पार्षद था, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वार्ड नंबर 13 को सुधारने और संवारने की थी, और मैं वार्ड नंबर 13 के लोगों के प्रति जवाबदेही हूँ। जिस दिन सफीदों की सेवा की, पूरे सफीदों का सेवादार बनने का काम करूंगा, उस दिन बात करूंगा। उनकी जानकारी के लिए बता दूं, अनाज मंडी क्षेत्र के या उसके आसपास से किसी भी एरिया की जो सीवरेज व्यवस्था है वो 5 साल में बिल्कुल सुदृढ़ है।
बिल्कुल सारे के सारे सूरज चल रहे हैं। उनके 25 साल के जो कार्यकाल में ठप पड़े थे, उनको भी चुनाव से पहले मैंने चालू करने का काम कर दिया है। और मैं आपको बताते हुए बड़ी खुशी से हर्ष हो रहा है कि लगभग 30 से 35% सीवरेज व्यवस्था जो है वो मैं सुधारने में कामयाबी हो गया हूँ। मैनिफेस्टो में मुख्य बात। देखिए, मैं अगर मैनिफेस्टो की आपसे बात कर लूं पहले, उसके बाद आपके सवाल जवाब बाद में हो जाएंगे तो अच्छी बात होगी। तो उसके अलावा जो मेरा मन में एक बहुत बड़ा डर था कि जितने भी महापुरुषों की जयंतियां हैं वो हर प्रकार के समुदाय के लोग इकट्ठा होकर मनाते हैं। तो मैंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में डाला कि जितने भी महापुरुषों की जयंतियां होंगी, चाहे गुरु नानक देव जयंती है, चाहे विश्वकर्मा जयंती है, चाहे संत महर्षि वाल्मीकि जयंती है, संत रविदास जयंती है, अन्य जितने भी महापुरुष है, महाराजा अग्रसेन जयंती है, तो उनकी जयंती पर पूरे के पूरे शहर को जगमग तरीके से लाइट की रोशनी से जगमग कराया जाएगा नगर पालिका की तरफ से। और साथ साथ पूरे सफीदों के अंदर एक भी चौक किसी भी महापुरुष का नहीं है। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चौक है, संत रविदास चौक है, महर्षि वाल्मीकि चौक है, महाराणा प्रताप चौक है, इन सभी मदन लाल ढींगड़ा जी चौक है, ये 7-8 जो चौक मेन है वो मैंने चिन्हित किए हैं जगह कि इन सभी चौकों को सफीदों के निर्माण कराया जाएगा। चौथा एक मेन पॉइंट ये है कि जो सफीदों के चारों तरफ की एंट्रियां हैं, जिस प्रकार से कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारतकालीन जो द्वार बनाए गए हैं, क्योंकि सफीदों महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ की यादें महाभारत से जुड़ती हैं। तो मेरे मन में ये विचार आया कि जो कुरुक्षेत्र के अंदर जो रथ टाइप जो गेट बनाए गए महाभारतकालीन, उसी प्रकार के गेट चारों तरफ सफीदों अंदर बनाए जाएंगे। उसके अलावा जो मेन मुद्दा ये है कि जितने भी अनअप्रूव्ड कॉलोनियां हैं आउटर एरिया की, उनको अप्रूव कराया जाएगा। सफीदो शहर की जो सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए सुबह शाम की सफाई व्यवस्था को कराया जाएगा। उसके अलावा ये मान के चलिए कि गणपति विसर्जन के लिए और अपना छठ पूजा के लिए बड़ी दिक्कत आती थी। आपको पता है कि हर बार कोई ना कोई दुर्घटना घट जाती है पर घाट छोटा होने के कारण। तो उसी के लिए मैंने ये अपने मैनिफेस्टो में डाला है कि गणपति पूजा के लिए भी वो अपना नहर पुल के ऊपर एक भव्य घाट का निर्माण कराया जाए, ताकि गणपति पूजा को भी लोग बड़े धूमधाम से मना सके। उसके अलावा पूरे पानी की सिंचाई, पीने के पानी की व्यवस्था के लिए लगभग मैंने 12 ट्यूबवेल मंजूर करा चुका हूँ और उस जगह चिन्हित करनी बाकी है, लेकिन मैंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में उसको डाला है कि पानी के पीने की किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। उसके अलावा यूं मान के चलिए कि रेलवे रोड हमारे शहर के अंदर तो एक रामसर जो पार्क है हमारा, उस पार्क का जो जीर्णोद्धार करना है उसका काम सुचारू रूप से चलाया जाएगा। दूसरा कि क्योंकि बहुत से लोग दूर दूर से यही हमेशा कई सालों से यही वचन चलता है कि सफीदो शहर सफीदो मंडी, तो शहर क्षेत्र के लिए तो पार्क जो है 2-3 छोटे छोटे पार्क है, उनका सबका जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इसके अलावा मंडी के लोगों के लिए मैंने सोचा है कि जो रेलवे की जमीन हमारी पड़ी है, रेलवे डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिलकर, क्योंकि गोहाना के अंदर भी, सोनीपत के अंदर भी रेलवे के डिपार्टमेंट के अंदर पार्क बनाए जा चुके हैं नगर पालिका के खर्चे के द्वारा। तो अगर रेलवे के डिपार्टमेंट का एनओसी लेकर अधिकारियों से मिलकर, तो मंडी क्षेत्र के लिए भी रेलवे की जमीन में एक बहुत भव्य पार्क का निर्माण किया जाएगा। सभी महापुरुषों के चौक बनाए जाएंगे। जिस प्रकार से यूं मान के चलिए कि अब जो 80% सफीदो है वो मुक्त हो चुका है, नाली मुक्त, लेकिन उनकी सफाई की व्यवस्था की दिक्कत आती है, तो उनकी क्लीनिंग के लिए एक मशीन खरीद जाएगी। बहुत बड़ी दिक्कत तो ये हो रही है कि जेसीबी की व्यवस्था नहीं है। गौ सेवक भी बहुत दिन से परेशान है और मैं लगभग सभी गौ सेवकों से समय समय मिलता रहता हूँ, गौशाला में भी जाता रहता हूँ और यहाँ तक कि मंडी वाली गौशाला का तो मैं सदस्य भी हूँ। तो सभी गौशालाओं के लिए, नंदी शालाओं के लिए कोई जेसीबी की व्यवस्था नहीं है। मुझे लगता है कि भगवान ने गौ माता के आशीर्वाद से सेवा करने का अगर मुझे मौका मिला तो ये तो हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ही पहले 15 दिन के अंदर सफीदों के लिए सबसे जो बड़ी दिक्कत आ रही है जेसीबी की, खुद की जेसीबी का खरीदने का काम करेंगे। अब बाकी मैंने आपको कॉपियां सब चीज की दे रखी हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपका बनता है तो हम बता सकते हैं। देखिए, पत्रकारों के लिए भी मैंने ये बहुत मन में विचार किया है कि उनके लिए भी एक एसोसिएशन के लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था ऑफिस की कर दी जाएगी। ये मैंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा है। उसके अलावा जो स्ट्रीट लाइटों की दिक्कत है, जो थोड़ी बहुत कमी रह गई है, उसको पूरा कर दिया जाएगा। अच्छा जी, उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो मेरे मन में विचार आया है कि पार्षद 17 बनते हैं, लेकिन पार्षद हमेशा चिंता करता है अपने वार्ड की, भाई मेरे वार्ड में ये होना चाहिए, मेरे वार्ड में ये होना चाहिए, मेरे वार्ड में ये होना चाहिए। लेकिन एक 21 सदस्यीय कमेटी बनाऊंगा। उस 21 सदस्यीय कमेटी का काम ये होगा कि वार्ड का पार्षद तो कहता है कि मेरे वार्ड में ये काम होना चाहिए, लेकिन वो 21 सदस्यीय कमेटी जब बनाई जाएगी, उनका काम ये होगा, सफीदों के गणमान्य लोगों को उनमें शामिल करूंगा, 36 बिरादरी के लोगों को उसके अंदर शामिल किया जाएगा। तो उस कमेटी का काम ये होगा कि वार्ड के अलावा शहर के विकास के लिए क्या क्या काम कराए जाने चाहिए, उनकी ये ड्यूटी लगाई जाएगी कि आपका काम सिर्फ ये है कि शहर में
किस प्रकार की दिक्कत है, क्या क्या काम कराने चाहिए, वो 21 सदस्य मुझे जो सुझाव देगी वो स्वागत योग्य होंगे और हमारे हाउस की मीटिंग में उनको शामिल कर दिया जाएगा। एक दो सवाल मेरे बहुत जरूरी आपसे रहेंगे। 3 नंबर के बाद हाँ जी। राकेश जैन का कल जो बयान आया था उसमें उन्होंने ये भी कहा था कि पिछली नगर पालिका जो सरकार थी हाँ, उसके निकम्मेपन की वजह से आज सफेदो त्राहिमाम कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? निकम्मापन तो 25 साल का उनका हमने धोया है। वो सब कुछ उजड़ा हुआ छोड़ के गए थे। अब वो किसके बारे में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। मैं तो वार्ड नंबर 13 की बात करता हूँ। वार्ड नंबर 13 में के अंदर वो 25 साल से दुनिया भर का निकम्मापन छोड़ के गए थे। मैं तो उनके पापों को धोने का काम कर रहा हूँ, 5 साल से प्रयासरत था और उनके किए हुए जो पाप थे वो मैंने लगभग 100% धो भी दिए वार्ड नंबर 13 से, क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर मुझे समस्याएं जो मिली वो 10 साल में पूरी नहीं हो सकती थी। लेकिन जो उन्होंने पाप कर रखे थे, क्योंकि पाप क्या करते हैं, वो वोट लिया और खिसक लिए, गरीब लोगों से मिलना नहीं। गरीब लोग बीपीएल के लिए परेशान हैं, गरीब लोग पेंशन के लिए परेशान हैं, लेकिन गरीबों में से बदबू आती है। तो जिन लोगों को गरीबों में से बदबू आती है, गरीबों के नजदीक लगना पसंद नहीं करते, पाप वो करते हैं कि जो अपना मानदेय अपने सरकारी जो उन्होंने जो मिला हमारे को वो हमने दान कर दिया, तो वो पाप है। लोगों से वोट लेकर भाग जाना, फिर से लोगों से नहीं मिलना, वो पाप है कि दान देना पाप है? बताइए। तो उनके पापों को धोने का काम किया है। भगवान जो भी वो सोचते हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। और भविष्य के अंदर भी सभी की जनता से आग्रह करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो लोग जात पात का मुखौटा पहनकर आपके लोगों के बीच में आएंगे। वो कहीं भी नहीं थे पिछले 5 साल तक। न जाने कितनी आपदाएं सफीदों के अंदर पड़ी, हमें तो कोई नजर नहीं आया फील्ड के अंदर। सफीदों के अंदर सुख भी हुए, दुख भी हुए। एकदम चुनाव का समय आया तो 25 साल की बात करते हैं। जिन लोगों ने स्वयं कभी कोई चंदा नहीं दिया, आज वो चंदे पे सवाल उठाते हैं। जिस संस्था के आज तक मेंबर हैं, बार बार सरला कॉलेज एक साथ से 3 महीने रट रहे हैं, उनसे यूं पूछोगे उनका स्वयं का कितने रुपए का योगदान है सरला कॉलेज के अंदर। आप पत्रकार बंधु वहां पे जाते हैं, उनसे सवाल पूछना, सरला कॉलेज के अंदर जो प्रत्याशी के पति हैं उनका कितने रुपए का योगदान है, जरा जनता को बताइए। 25 साल तो वो भी पार्षद थे, मानदेय तो अपना वो भी दे सकते थे, कोई 1 रुपया किसी संस्था में देने का काम नहीं किया। सरला कॉलेज करते हैं, सरकार के द्वारा बनाया गया कॉलेज है। जितने पैसे संस्था ने इकट्ठा किया, आदरणीय टीसी गुप्ता जी, कृष्ण राक्षी जी का योगदान था, सबने पैसे इकट्ठा करके 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे। सरकार ने उस पैसे को नहीं लिया, उनको वापस दे दिया। आदरणीय प्रत्याशी का उसमें कितने रुपए का योगदान था वो बताने का कष्ट करें। जिस संस्था से जुड़े हुए हैं उसमें कभी 1 रुपया देने का काम नहीं किया, किसी गौशाला में कभी 1 रुपया देने का काम नहीं किया। अरे भाई, ये कैसे कह दोगे आप? मैंने तो दान किया और 1-1 रुपए का हिसाब दे सकता हूं जनता को कि मैंने आज तक शहर वाली शिवभूमि में दान दिया, 1 नंबर के पैसे बैंक के थ्रू पेमेंट गई। मंडी वाली गौशाला में दान दिया, 1 रुपए की पेमेंट बैंक के थ्रू गई। आज तक जितने भी पैसे दान किए 1 नंबर में दिए हैं। 1 नंबर के पैसे कोई पाप के पैसे होते हैं क्या? आप तो व्यापारी हो, व्यापारी मेरे साथ बैठे हैं। तो इस प्रकार के जिन लोगों ने कभी दान दिया ही नहीं, वो दान के बारे में सवाल उठाएं, वो गलत बात है। एक संजय बताइए आप बताएं, जैसे काफी लोग सिंबल पर आस लगाए बैठे हैं, तो आपका जो है मतलब सिंबल पे मन है या जनता को सिंबल बनाएगा? देखिए, मैं तो 1.5 साल से अपने आप को सफीदों का सेवादार मान चुका हूँ। सफीदों की जनता ही टिकट है, सफीदों की जनता ही वोटर, सफीदों की जनता ही मालिक, सर्वस्व सफीदों की जनता है। मैं उनका सेवादार, वो मेरे मालिक। मैं तो चुनावी मैदान में उतर चुका हूँ और किसी प्रकार की मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा कुछ होगा बहुत अच्छा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शहर की जनता है, जैसे सफीदों में काफी अनअप्रूव्ड कॉलोनियां हैं जी, तो वो अगर आप चेयरमैन बनने का मौका मिलता तो कितने साल का आप आश्वासन है? 3 साल के दौरान या 4 साल के? देखिए, मुझे नहीं लगता कि 6 महीने समय लगने वाला है। आपकी खुशी के लिए भी बता दूं, मैं कोई कॉलोनियों की फाइल तो ऑलरेडी मैं मूव कर चुका हूँ। जैसे अपना सरला मेमोरियल कॉलेज वाला जो सड़क है वो नूरसर तलाब वाली कॉलोनी अनअप्रूव्ड है, वो डीओवी के सामने वाली कॉलोनी अनअप्रूव्ड है। इन 2 कॉलोनियों के कागज मैं अप्रूव्ड करा के चंडीगढ़ जा चुके हैं। पहले कलम से मुझे लगता है कि इसमें 3 महीने भी लगने वाले हैं। ये चाहे फाइल जा चुकी है, जल्दी से जल्दी अप्रूव्ड हो जाएगी। हटवेसर कॉलोनी का कुछ हिस्सा अनअप्रूव्ड है, वो फाइल जा चुकी है। वो गलती के कारण, डाटा के कारण अनअप्रूव्ड है, वो थोड़ा सा हिस्सा है, वो ज्यादा नहीं। 1-2 गलियां नहीं आ पा रही नक्शे के अंदर, वो क्लैरिकल मिस्टेक है। वो वैसे कॉलोनी वो अप्रूव्ड है क्योंकि वहां पर सीवरेज की व्यवस्था हो चुकी है, पीने की पाइपलाइन की व्यवस्था हो चुकी है, ट्यूबवेल लगाया गया और इवन दैन नगर पालिका ने सड़कें भी पक्की कर दी हैं। आपके अच्छे दोस्त है विजय सैनी जी, उन्होंने भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। देखिए, विजय सैनी तो विधानसभा के उम्मीदवार हैं और विधानसभा का उन्होंने चुनाव लड़ा, मेरे अच्छे मित्र हैं और मैं भी उनके भी जो विषय की कामना करता हूँ। चुनाव लड़ने का सभी को अधिकार है और लोकतंत्र के अंदर सब चुनाव लड़े तो बहुत अच्छी बात है। चलिए गौरव, एक आखिरी सवाल। राकेश जी ने कल अपने बयान में ये भी कहा था कि जो पिछले प्लान के अंदर जो प्रसाद पार्षद जीत गया थे, जीतने के बाद उन्होंने विकास तो कुछ करवाया नहीं, उसके बाद उनकी बेशर्मी इतनी है, तो शर्म आनी चाहिए कि पिछली बार विकास नहीं करवा सके, अब वो विकास के दावे कर रहे हैं। उनका ये भी कहना था, साफ तो शब्द है कि उनको ऐसे प्रत्याशियों को शर्म आनी चाहिए। देखिए रिजी, वार्ड के लोग ही बताएंगे
और वार्ड के लोगों ने पिछली बार 203 वोट से उनको जवाब देने का काम किया था, और इस बार मुझे लगता है कि 500 प्लस वोटों से जवाब देने का काम करेगी। ये जीत होगी हर उस व्यक्ति की जिनके घर घर जाके गौरव लीला का काम किया। ये जीत होगी उस जनता की जिनके एक टेलीफोन पे गौरव लीला खड़ा होकर उनकी घर पहुंचकर पेंशन बनवाई। वो जीत होगी उन जनता की जिन्होंने एक टेलीफोन किया कि नाली हमारी बंद पड़ी है, खड़े होकर गौरव लीला ने उनकी नाली साफ कराने का काम किया। हर उस व्यक्ति की जीत होगी जिन लोगों ने मुझे एक टेलीफोन पर उपलब्ध पाया है। तो वो अभी चुनाव बिल्कुल नजदीक है। मैं बहुत शहर की तो बहुत दूर की बात है, शहर को तो आप जिक्र है बाद में करिए। वार्ड नंबर 13 की जनता ने पिछली बार 203 वोटों से जवाब देने का काम किया था। 5 साल फिर लोगों के बीच से गायब हुए। अब चुनाव में जात पात का मुखौटा पहनकर, उनके पास कहने को कोई विजन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ जात पात का मुखौटा पहनकर लोगों के बीच में फिर आए हैं। लोगों को जात पात के नाम पर भड़काने की कोशिश करते हैं, लेकिन सफेदों की जनता इस बार मन बना चुकी है कि इस बार सफेदों को साहब नहीं सेवादार चाहिए। उनके शब्द तो ये थे कि